अस्सलाम वालेकुम। पार्लियामेंट हाउस के अंदर जो पकड़ धकड़ हुई, पार्लिमानी हिस्ट्री के अंदर ऐसे वाक़यात को स्याह दिन के तौर पर ही याद रखा जाता है। इसके ऊपर अपोजिशन वाले तो तकरीरें कर रहे हैं, आज बिलावल भुट्टो ने भी इसके ऊपर अच्छी बात की, लेकिन जो अयाज सादिक साहब का और प्राइम मिनिस्टर का रोल है वो अभी भी क्वेश्चनेबल है। जिस वक्त ये सारे मामला चल रहे थे और लाइव टीवी के ऊपर पूरी रात दिखाया जा रहा था कि इसको पकड़ लिया, उसको पकड़ लिया, इस कमरे की तलाशी, उस कमरे की, इस मस्जिद से पकड़ लिया, उस वक्त अयाज सादिक का क्या रोल था। अयाज सादिक साहब ने आज सार्जेंट एट आर्म्स और उनके कुछ असिस्टेंट्स हैं, उनको कुछ 3-4 माह के लिए उनकी रुकनीत मुअत्तल कर दी। असूली तौर पर अयाज सादिक साहब को अपनी रुकनीत या प्राइम मिनिस्टर साहब की रुकनीत मुअत्तल करनी चाहिए थी। ये कस्टोडियन ऑफ द हाउस है। किसी सिपाही या हवालदार को मुअत्तल करके आप कहें कि आपकी ज़िम्मेदारी पूरी होगी है तो ये बात दुरुस्त नहीं है। और ये तरीक़ाकार आम तौर पर जब हुकूमत में लोग होते हैं ना, उस वक्त आंखें बंद करके होने देते हैं कि ठीक है अपोजिशन को डंडे पड़ रहे हैं, हमारी कौन सी बारी आई है। लेकिन वो बारी आते हुए ज़्यादा टाइम नहीं लगता, कुछ ही अरसे में उनकी अपनी बारी आ जाती है। फिर इन्होंने ये भी कहा कि इनके इल्म में नहीं था। ये एक तो बात आजकल के दौर में अगर कोई शख्स ये कहता है कि उसको पता ही नहीं था, रात पूरी वाक़या हो रहा हो, टीवी चैनल लाइव दिखा रहे हो, आपके पास टेलीफोन भी हो, मोबाइल फ़ोन हो जिसके ऊपर सारे क्लिप्स भी और ख़बरें भी अपडेट आपके पास हो, और फिर आप कहें आपको पता नहीं है, तो काबिल कबूल ही नहीं है, ये वज़ाहत एक्सेप्टेबल ही नहीं। जैसे अली मीन का कहते हैं ना 8 घंटे लापता था, उसने कहा मैं बड़ी अहम मीटिंग में था, मुझे पता ही नहीं था, तो ये भी काबिल कबूल नहीं है, ये वज़ाहत काबिल कबूल नहीं है। अयाज सादिक साहब को क्या पुलिस वालों ने बताया या नहीं बताया? आईजी साहब अगर ये कहें कि मैंने स्पीकर को और ड्यू प्रोसेस को फॉलो करके गिरफ्तारियाँ की हैं, ड्यू प्रोसेस तो खैर था ही नहीं ना, क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर घुस गए, तो ड्यू प्रोसेस अगर जिसने वायलेट किया तो सुनिए आईजी साहब क्या कहते हैं, फिर इसके ऊपर कहानी आगे चलाते हैं। देयर आर डिफरेंट FIRs विच हैव बीन रजिस्टर्ड, और उन FIRs के मुताबिक जो तमाम विद दी प्रायर जो हमारी एक तरीक़ाकार होता है जिसमें जो ऑनरेबल स्पीकर से एक उनसे अप्रूवल ली जाती है, वो जो तमाम एक प्रोसीजर लिखा हुआ है, उस प्रोसीजर के मुताबिक इफ़ समवन इज़ नॉमिनेटेड किसी चीज़ में भी, तो नो वन इज़ अबव द लॉ। जो प्रोसीजर हैं नेशनल असम्बली के, या जो प्रोसीजर हैं जिसमें हमने कोई इंफॉर्मेशन देनी होती है, इंटीमेशन देनी होती है, या जो भी प्रोसीजर हैं, वो प्रोसीजर सारे अवेलेबल हैं, नेट पे भी अवेलेबल हैं। वो सारे के सारे प्रोसीजर्स जो हैं, वो मैनुअल्स जो हैं, वो तमाम के तमाम जितनी इंस्ट्रक्शंस हैं, उन तमाम इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए किया है। अब आईजी साहब कहते हैं कि तमाम जो प्रायर अप्रूवल दरकार हैं स्पीकर साहब समेत, और जो प्रोसीजर है स्पीकर साहब का उन्होंने तज़किरा करके कहा, वो सारी हमने हासिल की थी। तो अब स्पीकर साहब और आईजी दोनों इस कौम को जवाब दें कि इसके बावजूद ये सारा कुछ कैसे हुआ, क्योंकि कोई ऐसा प्रोसेस मौजूद ही नहीं है जिसमें पुलिस वाले अंदर घुस जाएँ। और अयाज सादिक साहब बाद में मासूम बन के कह रहे हैं मुझे पता ही नहीं था। आज से कुछ अर्सा पहले हमारे इसी प्रोग्राम में डॉक्टर तारिक फजल चौधरी, जो चीफ विप भी हैं अपनी हुकूमत की जानिब से, अपनी पार्टी की जानिब से, वो और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की तरफ से ज़ैन कुरैशी, यहीं इसी प्रोग्राम में मैंने इन्हें सुजेस्ट किया, दरख्वास्त की कि एक नेशनल कमेटी और नेशनल पार्लियामेंट्री कमेटी और नेशनल रिकन्सिलेशन बनाइए, जिसमें PTI और हुकूमत बैठ के ये जो मुतनाज़ा इशूज़ हैं इसको सॉर्ट आउट कर लें, बजाय इसके कि कोई और बड़ा एक्सीडेंट हो जाए। मैं इस मामले में काफ़ी ज़्यादा एप्रीहेंसिव हूँ कि कुछ ना कुछ ऐसा होना है, अगली किस्म की डेवलपमेंट, जो चीज़ें हाथ से बाहर हो जाएंगी। पार्लियामेंट वाला एक वाक़या उसमें दरमियान में आप पाया, अभी और चीज़ों का आप रूल आउट मत करें। आज कौमी असम्बली में पहला दिन था जिसमें मुझे उसी रिकन्सिलेशन के हवाले से पार्लियामान के अंदर मौजूद बैठे हुए लोगों ये बात करते हुए नजर आए। उस वक्त उस मौके के ऊपर जब मैं इस प्रोग्राम में ये बात कर रहा था, अयाज सादिक साहब ने उस चीज़ की तायद नहीं की। अगर कर देते तो शायद ये 9 सितंबर वाले वाक़यात को अवॉइड किया जा सकता था। सम सॉर्ट ऑफ वर्किंग रिलेशनशिप आपकी अपोजिशन से हमेशा रहनी चाहिए। अगर आप वो तरीका करें कि राना सनाउल्लाह पे 25 किलो हीरोइन उन्होंने डाली थी, मैं इसको पकड़ के अंदर कर दूं, तो फिर लगे नहीं एक दूसरे को मारने के लिए, आप जीतेगा आप दोनों में से कोई भी नहीं। हमने एक पैकेज बनाया आज पार्लियामान में, इसके ऊपर क्या बात हुई देखिएगा। मैंने हमेशा कहा है कि मुज़ाकरात करो, बात करो, रास्ता बंद ना करो, रास्ता निकालो इस मुल्क की खातिर, इस जमहूरियत की खातिर। जनाब स्पीकर, इसको आप कमजोरी न समझना। मेरा रिक्वेस्ट है कि ऐसा कमेटी बनाएं जिसमें तमाम जमातों का नुमाइंदगी हो, और वो जमात भी जो हुकूमत वक्त शायद पसंद नहीं करे, अब उनका इनपुट सुने, उनका भी एक मौक़िफ़ होगा। अगर इस मुल्क ने चलना है तो इस साइड और उस साइड को मिलकर काम करना पड़ेगा। आप इनसे भी बात करें, हमसे भी बात करें, सबसे बात करें, कोई रास्ता निकालें कि इस ईवान को फंक्शनल किया जा सके। जिसकी कमेटी का जिक्र किया, मैं हुकूमत की तरफ से इस तजवीज़ को एंडोर्स करता हूँ। अच्छी बात है कि सब बैठ के रास्ता निकाल लें, और इंशाअल्लाह गवर्नमेंट विल फुली सपोर्ट द एंटायर एक्टिविटी। हमारी लीडरशिप आपस में बैठे ना बैठे,
मगर क्या हम पार्लियामेंटेरियंस पार्लियामेंट की खातिर बेहतरी की खातिर क्या हम कोई चार्टर ऑफ पार्लियामेंट नहीं साइन कर सकते? तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हम ये कमेटी आज ही कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। जो प्रोग्राम में हमारे साथ शुरका हैं, हाफिज़ अब्दुल्ला साहब हैं JUI से, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से, और डॉक्टर नसार जट हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। सबको खुशामदीद कहेंगे प्रोग्राम में। डॉक्टर तारिक साहब, आपसे आगाज़ करूँगा, क्या अभी ये तय हो पाया है कि पार्लियामेंट के अंदर घुसने की पुलिस वालों को किसने इजाज़त दी थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलिक साहब, गुजारिश ये है कि कल जो इंसिडेंस हुआ उस हवाले से आज जो पार्लियामान में गुफ्तगू हुई, आप ये देखें कि रोटरी बेंचेज़ हैं, हुकूमत के जो हमारे सीनियर तरीन मेम्बरान हैं, ख्वाजा आसिफ साहब हैं, और उसके अलावा जिन सीनियर्स ने बात की, आज सागडार साहब तशरीफ़ फरमा थे, बिलावल साहब थे, किसी ने भी कल के इस अमल को सराहा नहीं है कि बहुत कोई अच्छा अमल हो गया। ख्वाजा साहब की पहली तकरीर दुरुस्त नहीं थी, वो तो जस्टिफाई कर रहे थे कि आपने जो कुछ किया है 9 मई को, उसके बाद आपके साथ ये कुछ होना चाहिए। जस्टिफाई नहीं कर रहे थे, तनवीर साहब जस्टिफाई कर रहे थे, मुझे ये बता रहे थे। कल मुझसे भी ये सवाल हुआ एक प्रोग्राम में, तो मैंने ये कहा कि ये एक रद्द अमल था, ये एक रद्द अमल था। पार्लियामेंटेरियन को रद्द अमल भी नाप तोड़ के देना। पार्लियामेंटेरियन ने नहीं दिया रद्द अमल, इदारों ने दिया। किन इदारों? जाहिर है जो जलसों में तकारीर हुई हैं, जो वहाँ पे ज़बान इस्तेमाल की गई है, जो वहाँ पे बद लिहाजी बद कलामी की गई है, आपकी प्रेस गैलरी के हमारे सारे साफ़ी सीनियर साफ़ियों ने बाइकआउट किया। ख़वातीन ने कहा जब तक खुद वज़ीर आला माफ़ी नहीं मांगेगा, मैंने उसकी मज़म्मत की, अली मीन की, लेकिन आपकी सेक्शन की जो पार्लियामेंट के अंदर से आपने लोगों को पकड़ा, उसकी भी तो मज़म्मत करनी है ना। नहीं, मैं आपको अर्ज़ कर रहा हूँ कि आज जो सारा माहौल था वो यही था। किन इदारों ने रद्द अमल दिया? पुलिस ने, जिनका काम है ये सारी FIRs पुलिस ने। पुलिस खुद से जाके पकड़ती नहीं, पुलिस का दिल आता है अचानक जाके पकड़ लेती पार्लियामेंट के अंदर से। नहीं, देखिए पुलिस ने ज़ाहिर है अपना काम करना था। जो पुलिस का काम कैसे शुरू हुआ? इस्लामाबाद इंतज़ामिया की बाकायदा एक SOP के तहत ये जलसा वकूफ़ पज़ीर हुआ था, और मैंने तो इस जलसे से बहुत पहले कहा था कि बिल्कुल जलसे की इजाज़त होनी चाहिए, लेकिन शर्त उसमें यह है कि एक आप अपना आइनी हक इस्तेमाल करें और पूरे शहर को यरगमाल बनाने की कोशिश करें, और हमारे आइनी हकूक़ इन शहरियों के, शहरें बंद, सड़कें बंद, स्कूल बंद, ये ना हो। और उसके बाद मैं बस ये मैं मुकम्मल कर लूँ। उसके बाद ये कि मौके के ऊपर कैसे आना है, जाना है, पुरअमन तरीके से डिस्पर्स होना है। वहाँ पे पुलिस पे पथराव हुए, पुलिस की गाड़ियों को नुकसान पहुँचाया गया, पुलिस के अफसरान ज़ख्मी हुए। ये सारी चीज़ें जब मौके पे हुई तो लाजमी बात है पुलिस ने फिर उस पर तो पर्चे दिए, FIRs हुई, उसके बाद पुलिस जो है वो एक्शन में आई। ये हम किसी बहुत बड़े ना साने का इंतज़ार कर रहे हैं कि होगा तो शायद हमारी आंखें खुलेंगी, तब तक नहीं खुलेंगे। अभी हम सोचते हैं कि हम डंडे के ज़ोर से जिसका दिल आएगा उसको हाँक के ले जाएंगे। इसी तरीके से सियासत सारे इसी तरीके से कर रहे हैं। चलेगा इस तरीके से पाकिस्तान आगे? जो कुछ पार्लियामेंट में हुआ है एक्सेप्टेबल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। क्या हम ये पूछ सकते हैं प्रेमलन के दोस्तों से, पीपल्स पार्टी के दोस्तों से, जब 126 दिन का धरना था और पार्लियामेंट और PTV पे हमले हुए, क्या वो दुरुस्त था? 18-19 ग्रेड की पुलिस अफसर को ज़दकोप किया, क्या वो दुरुस्त था? बिल्कुल गलत था ना। तो अगर वो गलत था, फिर पार्लियामेंट लाइजेस पर शेख रशीद इंटीरियर मिनिस्टर थी PTI की हुकूमत में, जो उन्होंने क्या पार्लियामेंटेरियन को घसीट के MNAs को, जिसमें ख्वाजा साद रफ़ी, ख्वाजा आसिफ भी वहाँ मौजूद थे। फिर मौलाना साहब घर से निकल के पार्लियामेंट लाइजेस आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एहतजाज की कॉल दी। वो दुरुस्त नहीं था ना उस वक्त। अब PMLN अपोजिशन में थी, हम भी अपोजिशन में थे, पीपल्स पार्टी भी अपोजिशन में थे। 126 दिन के धरने में PMLN हुकूमत में थी और पीपल्स पार्टी वगैरह अपोजिशन में थे, हम हुकूमत में थे PMLN के साथ। तो जब ये तीनों दो हालतों में ये दुरुस्त नहीं था, तो आज जब पार्लियामेंट के अंदर पुलिस घुसते हैं, अंदर जाकर चेहरे छुपा के और दरवाजे तोड़ते हैं या ख़ुद खोलते हैं, एक MNAs को बाहर निकाल के उसको गाड़ियों में बिठा देते हैं, तो फिर ये कैसे दुरुस्त है? मेरे ख्याल में ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। इसमें गवर्नमेंट का क्या रोल है इस सारे मामले में? या तो गवर्नमेंट को कोई पता ही नहीं है। ये कैसे हो सकता है? मैं आ रहा हूँ आपकी बात पर। या तो गवर्नमेंट ये तस्लीम कर ले कि हमारे इल्म में कुछ नहीं था, तो फिर गवर्नमेंट क्यों करते हैं कि पार्लियामेंट पर एक फोर्स हमला आवर है और आपके इल्म में कुछ भी नहीं है? अगर स्पीकर साहब ये कहते हैं हमारे लिए मोहतरम है बड़े, वो चेयर पर बैठ के कि मैं पूछूंगा, मैंने सुना है, मैं पूछ लूँगा, देख लूँगा कि ये हुआ है या नहीं हुआ है, आगे फिर मैं रद्द-ए-अमल दूँगा। क्या ये पूरी पाकिस्तान, पूरी मीडिया सब नहीं देख रहे थे कि पार्लियामेंट में क्या हो रहा है?
और स्पीकर साहब कहते हैं कि मुझे पता ही नहीं है, मैं ज़रा पूछ के फिर बताऊँगा। तो लिहाजा किसने किया है? रियासती इदारों ने किया है। और किसने किया है? पुलिस को इस्तेमाल किया गया है। ये जो चेहरे छुपा के पार्लियामेंट के अंदर घुस के आए, क्या ये पार्लियामेंट पर हमला नहीं था? अगर आप अपोजिशन में होते, पीपल्स पार्टी अपोजिशन में होती, जमीयत तो है अपोजिशन में, आपका रद्द-ए-अमल यही होता जो आज है, और हुकूमत में PTI होती। ज़रा अपने दिल पर भी हाथ रखें ना। अगर आपके रद्द-ए-अमल यही ना होता जो आज है, तो फिर आज क्यों आपका रद्द-ए-अमल? यानी आज मैं बात करूं, आज बिलावल भुट्टो पीपल्स पार्टी कह रही है कि हम हुकूमत में नहीं है और अपोजिशन में भी नहीं है। तो जब हुकूमत में भी नहीं है, अपोजिशन में भी नहीं है, फिर आप कहाँ खड़े हैं? पीपल्स पार्टी एक बात, पूरी तकरीर में बिलावल भुट्टो पार्टी हेड है, चेयरमैन है, मोहतरम है, हमारे लिए काबिल कदर है। पूरी तकरीर में उन्होंने इस वाक़े की मजम्मत नहीं की जो कल पार्लियामेंट में हुआ, गुज़श्ता रात पार्लियामेंट में जो कुछ हुआ पूरी तकरीर में। और हुआ क्या? कूदा पहाड़ निकला चूहा, वो भी मरा हुआ चूहा। 4 CDA मुलाजिमीन को आपने मुअत्तल किया है और 4 सफाइयों को 4 महीने के लिए मुअत्तल किया है। ये है कार्रवाई। इसकी तह में क्यों नहीं जाते हैं? प्राइम मिनिस्टर को इस वाक़े की मजम्मत करनी चाहिए थी, कैबिनेट का इजलास बुलाना चाहिए था कि ये पार्लियामेंट के साथ क्या खिलवाड़ हो रहा है। ये है जमहूरियत, ये है आइन, ये है पार्लियामेंट, ये क्या है? प्राइम मिनिस्टर और याद सादिक दोनों का रोल क्वेश्चन है। मैं यही कह रहा हूँ। डॉक्टर निसार जट साहब, आपकी ज़ुबानी सुन लें, क्या हुआ उस रात? जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं उस रात में जब निकला हूँ हाउस से, तो शेर अफजल मरवत की 4-5 गाड़ियों के पीछे मैं था। तो एकदम से पुलिस आई और पुलिस ने आकर गेट के ऊपर बिल्कुल शेर अफजल मरवत को गिरफ्तार कर लिया। मैं उस वक़्त काशिफ अब्बासी साहब को ये सारी सूरत-ए-हाल ARY पे प्रोग्राम पे मैं दे रहा था। और उसके बाद कुछ हमारे अरकान जो हैं वो वापस मुड़े और वो जाके पार्लियामेंट हाउस में एंटर हो गए। और एंटर होने के बाद उन्होंने ये सब बेहतर समझा कि हम यहाँ पर जो है अपना स्टे करें। लेकिन कुछ मैं थोड़ी वहाँ से निकल गया, मुझे निकलने का रास्ता मिल गया। जब मैं लॉजेस में आया, मैंने लेट नाइट जाके जब पूछा तो उन्होंने कहा जी अभी तक हम पार्लियामेंट हाउस के अंदर ही हैं, सर्विस ब्रांच में तमाम दफातर बंद कर दिए गए हैं, एक मस्जिद है वहाँ पर खुली हुई, हम उसमें हैं। मैंने कहा जी आप लोगों ने खाना खा लिया है? उन्होंने कहा जी खाना नहीं खाया, हमारे एक दोस्त MNA हैं, वो हमारे कह रहे हैं कि मैं आपके लिए खाना लेकर आ रहा हूँ। मैंने कहा अगर आप समझते हैं तो मैं भी आ जाता हूँ। उन्होंने कहा जी नहीं, वो दोस्त जो खाना लेकर गए वो भी इस वक्त जो है गिरफ्तार है। और वो पार्लियामेंट हाउस के अंदर अचानक फिर खबर मिलती है कि जी बिजली बंद कर दी गई है पार्लियामेंट की। बिजली बंद करने के बाद फिर पता चला कि कुछ गाड़ियां आई हैं जिनके ब्लैक शीशे हैं और उन्होंने मुंह पे जो कपड़े लपेटे हैं। और ये कन्वर्सेशन हमारे दोस्त हमें मैसेजेस के ज़रिए दे रहे थे और हम मीडिया को लीड कर रहे थे उस वक़्त कि ये सूरत हाल है। उनको अंदर से गिरफ्तार ही नहीं किया, उनके साथ उन्होंने ज्यादती भी की और उनके साथ नारवा सलूक भी इख्तियार किया और अंदर से गिरफ्तार करके उन्हें कैबिनेट सेक्रेटेरिएट के जो दरवाज़ा है वहाँ से उनको निकाल के ले गए। और ये सारी सूरत हाल मैं समझता हूँ कि भाईजान पाकिस्तान एक साने 9 मई जैसे मैं आपके प्रोग्राम में कहता हूँ, आज ये साने पार्लियामेंट हो गया है कि पार्लियामेंट के साथ एक बहुत बड़ा सेटबैक हो गया, साने हो गया। अब हम भी कहेंगे कि हमारी जो है बुज़ुर्गों की तस्वीरें वहाँ लगी हुई थी, जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब की तस्वीरें लगी हुई थी, मोहतरमा बेनज़ीर शाह महमूद नूरानी साहब की तस्वीरें लगी हुई थी। फिर हमारा तकद्दस जो है उसको भी पामाल कर दिया गया। अब मुस्लिम लीग नून का तो वहाँ लीडर की तस्वीर किसी की ऐसी थी नहीं कि जिन्होंने आइन बनाया हो। बेहतर होता कि ज़ियाउल-हक साहब की तस्वीर लगा देते, शायद इनके भी जो है वो पता चल जाता कि इनका किरदार पार्लियामेंट और आइन के लिए क्या है। और उसके बाद अभी तक हमने स्पीकर साहब से, मैंने खुद बात की, मैंने स्पीकर साहब से पूछा कि स्पीकर साहब आपके इल्म में था? स्पीकर साहब ने कहा कि जी मैं 1-1.5 बजे तक राब्ते, 2 पौने 2 बजे तक राब्ते में रहा हूँ आमिर डोगर के साथ तो अपना जैन कुरैशी साहब के साथ। उसके बाद मैं सो गया, फिर मुझे नहीं पता क्या हुआ। लाइन क्रॉस नहीं, पार्लियामेंट के अंदर घुसकर पार्लियामेंट का। और IG पंजाब को जब नेक्स्ट डे बुलाया गया, IG पंजाब ने खुद कहा कि हमारे लोग नहीं थे, उन्होंने खुद कहा। आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक नया कट्टा खोल दिया। उस वक्त उन्होंने खुद एडमिट किया, जिस वक्त सारी पार्लियामानी लीडर्स मौजूद थे वहाँ स्पीकर साहब के चैम्बर में, और उन्होंने कहा कि जी हमारे लोग नहीं थे।
हमने स्पीकर साहब से मुतालबा किया कि स्पीकर साहब ये बहुत बड़ा जुल्म हुआ है पार्लियामेंट के साथ, हमारे MNS को पकड़ना मारना ये एक छोटी बात है, वो हम जुल्म और सितम ऑलरेडी बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन इस तरह पार्लियामेंट के अंदर आकर पार्लियामेंट की बेतुकीरी करना, ये तो आप यूँ समझ लें कि इसके बाद तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई गुंजाइश रह गई है कि हम ये कहें कि जी अब हमारे पल्ले क्या है, हमारे पल्ले कुछ भी नहीं छोड़ा और ये गिरफ्तारी करके पार्लियामेंट की बेतुकीरी करके वो ले गए। अब स्पीकर साहब के सामने हमने एक सवाल रखा कि हमें सिर्फ ये बता दिया जाए कि वो कौन लोग थे जो पार्लियामेंट के अंदर घुसे, जिन्होंने हमारे MNS के साथ नारवा सलूक इख्तियार किया, जिन्होंने पार्लियामेंट के दरवाजे तोड़े। आपको मैं फुटेज भेज सकता हूं कि वहां पर एक दरवाजा भी तोड़ा गया और बाद में CDA ने उसको रिपेयर किया। मस्जिद में हमारे एक मौलाना साहब थे, वो नमाज पर तहज्जुद गुजार रहे हैं, वो नमाज पढ़ने गए, उनको मस्जिद से गिरफ्तार किया गया और उनकी पगड़ी को छाला गया और उनको गिरफ्तार किया गया। तो ये सारी सूरत हाल के बाद मेरा ख्याल है कि आज ईवान में इन्होंने बड़ा कहा कि जी बड़ा जुल्म हुआ किसी ने। हाँ, एक बात मैं थोड़ी सी ऐड करूंगा, ख्वाजा आसिफ साहब ने एंड में उठकर एक बात कही कि हम इसको इंडोर्स नहीं करते, सेकंड नहीं करते, हम समझते कि ये पार्लियामेंट के साथ जुल्म। आज ये सारे के सारे कोशिश कर रहे हैं कि स्पीकर साहब को एम्पावरमेंट दें, उनको ताकतवर बनाएं, लेकिन स्पीकर साहब का काम है कि इसकी ट्रांसपेरेंट इंक्वायरी करके हकायक को सामने लेकर आना। ये पाकिस्तान की सुपरमैसी, पार्लियामेंट की डॉक्टर तारिक साहब से पूछते हैं, बहुत जरूरी है। डॉक्टर तारिक साहब, इसकी शफाफ इंक्वायरी वो कवर अप ना हो कि आप कमेटी बना दें और बस खुडे देने लग जाए मामला, 2 दिनों में बताएं, 24 घंटे के अंदर, इससे ज़्यादा तो टाइम आपको नहीं चाहिए। हाँ मलिक साहब, इसकी इंशाल्लाह ताला स्पीकर साहब ने बिल्कुल आज इजलास में भी उन्होंने ये बात की है, पूरे सेशन में ये बात उन्होंने की है कि मैं बिल्कुल इसकी तह तक जाऊँगा। दूसरी बात ये कि जैसे अभी आपने कमेटी की बात की है, ये जब इससे पहले भी हमने बात की, ज़ैन कुरैशी साहब इसी प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद थे, तो उसके बाद वो मामला हम बिज़नेस एडवाइजरी कमेटी के ज़रिए आपस में एक बाहमी यानी ताउन मामलात कैसे चलने हैं, इजलास कैसे चलने हैं। बिज़नेस एडवाइजरी कमेटी हमेशा होती है, ये डिफरेंट स्पेशल सर्कमस्टांसेस के लिए हमने इस प्रोग्राम में डिस्कस किया था। स्पेसिफिकली जो आपका मुद्दा था, स्पेसिफिकली आज जो कमेटी बनाई गई है वो कौमी असम्बली के तमाम जमातों पर मुश्तमिल एक हाउस की कमेटी है और उसका नाम अभी इंशाल्लाह आज फाइनल हो जाएंगे। उसके बाद उसका काम बिल्कुल यही है जो आप फरमा रहे हैं। वो अब हमारी आपस में जो रिकन्सिलिएशन है, इस ऐवान के तकद्दुस को बहाल करना है, इसको मज़ीद फंक्शनल बनाना है, फ़ाल बनाना है, ये लड़ाई झगड़े वाला माहौल यहाँ से कम हो। लोग आगे आपकी तरफ देख रहे होते हैं कि सारे मिल बैठे हैं, करोड़ों रुपया आपके एक दिन के इजलास का खर्चा होता है कौमी असम्बली का, और उतना ही कमेटीज़ का खर्चा होता है, और उतना ही कमेटीज़ का खर्चा होता है। दे शुड बी प्रोडक्टिव जी। और वो अगर आप उस इजलास में एक दूसरे को गालियाँ दे के, नारे लगा के, कागज़ हवा में उड़ा के चले जाएँ, तो ये मनाजिर जब TV के ऊपर आते हैं तो जो फिर लोग अवाम है जो तकलीफ़ में मुश्किलात में, वो क्या तासुर लेते हैं कि हमारे ये नुमाइंदे गए किस लिए थे और कर क्या रहे हैं। तो ये तो एक कमेटी इंशाल्लाह ताला डिटरमिन करेगी कि हम इस सामान को फाल बनाएं, इसके रिपोर्ट कब देंगे हमें जो कुछ, और ये जो रिपोर्ट है ये भी मुंसलिक है। कुछ 2-3 चीज़ें हमारे PTI के दोस्तों की तरफ से आई कि इसको इस मोशन में डालें जो इस कमेटी को बनाने के लिए आज हमारे वज़ीर ने पेश की, इस कमेटी की तश्कील के लिए। तो स्पीकर साहब ने कहा कि ये इख्तियार स्पीकर साहब को आप मुझे दे दें, ताकि जिस तरह की भी लैंग्वेज आप कहेंगे आपके कहने में हम उसमें ऐड कर देंगे। तो उसके TORs में ये चीज़ भी आ जाएगी कि इसकी बाकायदा ये कमेटी देखेगी, इसकी तफ्तीश होगी और इंशाअल्लाह ताला वो सब पता लगेगा, कोई ऐसी बात नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह साहब, एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी जो मुझे लगता है कि पोस्टपोन हो गई है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से गुज़श्ता रोज़ एक वज़ाहती बयान दिया गया चीफ़ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा की तरफ से, उनके बिहाफ के ऊपर उनके सेक्रेटरी हैं मुश्ताक साहब, उन्होंने जारी किया। कल हमने एक ख़बर परसों शायद रिपोर्ट की थी कि चीफ़ जस्टिस साहब अपने ओहदे की मुद्दत में तौसील लेने के हक़ में नहीं है। उन्होंने रिपोर्ट ये हुआ था कि उन्होंने कहा कि अगर बाकियों को मिली भी तो मैं नहीं लूँगा, लेकिन उन्होंने वजाहत बड़ी इंटरेस्टिंग है कि अगर इंडिविजुअल को, एक फ़र्द को तौसील दी जाती है तो फिर मैं कबूल नहीं करूँगा। इसका मतलब यह है कि सारों की होगी तो फिर ठीक है, 3 साल टेन्योर। इसके लिए इन्होंने आईनी तरमीम करनी है, जिसके लिए इजलास में तो था आज या कल किसी वक्त इजलास होना था। हम थर्सडे की सुनते थे कि थर्सडे को होगा, अब मामला लगता है वो टल गया, आपके वोटों के ऊपर अटका हुआ है वो इजलास। आप JUI वाले वोट करेंगे उस आईनी तरमीम के लिए जिससे काजी फ़ायज़ ईसा को 3 साल मिल जाए इन ऑफिस एज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। कि पार्टी का फैसला तो मेरे ख्याल में अभी तक नहीं हुआ है इस सिलसिले में, क्योंकि अभी तक कोई ऐसा मुसव्वदा सामने नहीं आया है पार्टी के सामने। जहाँ तक मेरी मालूमात है
कि एक्सटेंशन की बात जो आपने की इस सिलसिले में पार्टी का मौक़िफ़ भी सामने नहीं आया है बिल्कुल वाज़े, और अभी तक ये मुसवदा भी सामने नहीं आया है कि पार्टी उस पर कोई वाज़े मौक़िफ़ दे। लेकिन मैं अपनी ज़ाती राय दे सकता हूँ। जब पार्टी की मौक़िफ़ आएगी फिर तो मेरी ज़ाती राय की कोई हैसियत नहीं होगी। मेरी ज़ाती राय ये है कि बुनियादी सवाल ये है कि ये एक्सटेंशन क्यों दी जाती है, हुकूमत की मजबूरी क्या है? मजबूरी बताए, साफ साफ बात करें। एक हफ़्ता पहले तो हुकूमत यही कहती रही कि कोई एक्सटेंशन का इरादा नहीं है, कि किसी किस्म की कानून साजी नहीं है। जजों की वैसे ही रिटायरमेंट है 65 ईयर्स है। हाँ 65 तो मज़ीद 3 साल देने का तुक क्या है? तो मैं यही कह रहा हूँ ना, वो जस्टिफिकेशन पेश करना होगा, जवाज़ पेश करना होगा, वजूहात और दलील और शवाहिद पेश करने होंगे हुकूमत को कि क्या ज़रूरत पेश आई है इस बार, क्यों पहले क्यों नहीं, 2013 से लेकर 18 तक क्यों नहीं, अगर पीपल्स पार्टी तो फिर 8 से 13 तक क्यों नहीं, अगर इदारे की जुडिशरी की इस्लाह की ज़रूरत है तो इस्लाह तो पहले से ही ज़रूरत थी। आपकी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में भी मौजूद है, उस वक्त आप क्यों नहीं करते थे? तो लिहाजा पहले ये बताना होगा कि इसके पीछे मुहर्रिक और नियत क्या है, ज़रूरत क्यों पेश आई, ये बताना होगा। दूसरी बात यह है कि जजेस JUI क्या ऐसी तरमीम की हमायत करेगी? आपकी राय क्या करनी चाहिए? मेरे ज़ाती राय है कि नहीं करनी चाहिए। नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। ब्रेक ले लें, ब्रेक करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर निसार जट साहब, आइनी तरमीम का अगर पैकेज आता है तो हुकूमत के पास 2/3 अक्सरियत नहीं है। जॉइंट सेशन भी बुलाएं, 224 बंदे चाहिए, 224 बंदे उनके पास नहीं है। 211 की उन्हें हमायत है, 8 JUI दे सकती है अगर सपोर्ट करे तो 5 फिर भी आपके ही तोड़ने पड़ेंगे। क्या करेगी PTI? रद्द-ए-अमल क्या होगा आपका? देखें, बिल्कुल आप ठीक फरमा रहे हैं कि अब तो हाफिज़ साहब यहाँ तशरीफ़ फरमा है, ये बेहतर बता सकते हैं कि 8 वोट ये देंगे कि नहीं देंगे। हमारे साथ जो प्रॉब्लम हो रही है वो ये हो रही है कि हमारे जो 41 MNA, 39 को तो डिक्लेयर कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि ये तो PTI के हैं। 41 MNA जो हैं उनका अभी तक हुकूमत ने जीना मुहाल करके रख दिया है। हमारे बहुत से अरकान मुल्क छोड़कर बाहर चले गए। हमारे बल्कि मैं आपके शो में जब मैं आपके साथ ऑन एयर बैठा हुआ हूँ, मुझे अभी पता चला है कि हमाद अजहर साहब ने एक बताया कि हमारे सादुल्ला बलोच साहब जो MNA हैं फैसलाबाद से, उनके घर पर जो है वो पुलिस ने चढ़ाई की और उनकी फैमिली को यरगमाल बना कर रखा हुआ है। ये ऊंचे कंडों पर उतर आए हैं कि वोट तोड़ लें, किसी तरीके से 5 वोट हम PTI के तोड़ लें। मैं दावे से कह सकता हूं कि इंशाअल्लाह ताला मेरे अल्लाह के फजलो करम से इनको मुंह की खानी पड़ेगी। ये एक वोट भी नहीं तोड़ सकेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। हालात इन्होंने ऐसे, ये अब हमने जलसे में किया क्या, मतलब कि शर्म वाली बात है कि हमारे MNAs के हाथ में ग्रेनेड दिखा दिए, हमारे MNAs के हाथ में 60 mm के हथियार दिखा दिए, हमारे MNAs के हाथ में क्लैशनकोफ दिखा दी और उनको दहशतगर्द 780 के मुकदमा दायर कर दिए। कितना अफसोस है। और उनको सिर्फ और सिर्फ आड़ ये कि हम किसी न किसी तरीके से दबाव डालकर इनसे वोट ले लें। इंशाअल्लाह ताला हुकूमत बिल्कुल इस बात पर नाकाम जाएगी। मेरे अल्लाह के फजलो करम से एक MNA भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये तोड़ने में कामयाब नहीं हो सकेंगे इंशाअल्लाह ताला। और हम ये जो ऐसी देखें ना, प्राइवेट मेंबर डे पे इतना बड़ा आप लेकर आ रहे हैं बिल, कभी आप स्टैंडिंग कमेटी को भेज रहे हैं, कभी सेनेट में आ रहा है और स्पीकर साहब फिर कह रहे हैं मुझे पता ही नहीं है, मुझे पता ही नहीं। मतलब कि इस तरह के हालात अगर आप पैदा कर देंगे और आप ये जोर जबरदस्ती और फिरौनियत और यजीदियत के तर्ज अमल पे चलते, ताकत के जोर पे अगर आप ऐसा कानून, तो कौन मानेगा ऐसे कानून को? ये कानून तो अगर आप 3-4 चीजें हैं जो हमारे सुनने में आई हैं डॉक्टर तारिक साहब से, उसकी वजाहत भी ले लेते हैं, फिर आपसे मैं रद्द-ए-अमल भी लूंगा। एक कहा जा रहा है कि जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ऑफिस है और बाकी भी चीफ जस्टिस, क्योंकि चीफ जस्टिस ने कहा है कि वो अकेले नहीं लेंगे, तो अब बाकी जो हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस हैं, अगर रिफॉर्म आती है तो उसका मतलब ये होगा कि सबका टेन्योर ऑफिस होगा फॉर 3 ईयर्स। जो भी चीफ जस्टिस बनेगा 3 साल के लिए बनेगा। अभी होता है सीनियरिटी का प्रिंसिपल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बनने के लिए जो सबसे सीनियर मोस्ट हो चीफ जस्टिस बन जाता है। काजी फायद ईसा अक्टूबर में रिटायर हो तो जस्टिस मंसूर अली शाह की बारी है। लेकिन अगर चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह को ना बनाना हो तो उसका हुकूमत ने एक तरीका ढूंढा है, उनका पैनल ऑफ जजेस आएगा।
3 जजों के नाम आए या 3 से ज़ायद के नाम आए, हुकूमत उसमें से चुनेगी। इसी तरीके से जजेस की तकर्री का तरीक़ाकार जो एक रिक्वायर्ड रिफॉर्म है होनी चाहिए, लेकिन इस मौके के ऊपर सियासी महरक़ात ज़्यादा हैं, उसका तकर्र का तरीक़ाकार उसको बेहतर किया जाएगा। इसी तरीके से हाई कोर्ट के जो जजेस हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जज हैं, उन्होंने ख़त लिखा हुआ है, तो उनको उठाओ, एक को बलूचिस्तान फेंको, एक को कोयटा फेंको, एक को कराची भेज दो, एक को लाहौर भेज दो, तो इस तरीके से इस्लामाबाद हाई कोर्ट मैनेजेबल हो जाए। डॉक्टर तारिक फजल साहब कुछ रोशनी डाल सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें, ये तो हमारे रिपोर्टर्स की जो इतलात है मैंने वो पहुँचाई हैं। देखिए अभी मलिक साहब ऐसी कोई चीज़ ब्लैक एंड वाइट में सामने आई नहीं है, ना कोई प्रेजेंट हुई है और ना उसकी कोई प्रेजेंटेशन हुई है। ये सारी बातें ही हैं, जैसे आपने कहा कि आपके रिपोर्टर्स ने अपनी स्पेकुलेशंस के मुताबिक आपको चंद चीज़ें बताई हैं। बट हैविंग सेड दैट, ये मैं ज़रूर कहूँगा कि जो एक्सटेंशंस वगैरह हैं ये पाकिस्तान में भी होती रही हैं, पाकिस्तान से बाहर भी ममालिक में होती रहती हैं, मुख्तलिफ इदारों के सरबराहों की होती रही हैं, आर्मी चीफ्स की होती रही हैं, तो ये कोई ऐसी अनहोनी बात नहीं है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के लिए अनहोनी बात है, मतलब अनहोनी नहीं है, फर्स्ट टाइम कह सकते हैं अगर ऐसा हुआ तो। अगर ऐसा हुआ तो क्योंकि आपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रोविजन डाल दी है, वक्त हालात के तकाज़ों को मद्देनजर रखते हुए अनहोनी होने जा रही है, फैसले होते हैं। हालात का तकाजा क्यों है सर, यही तो मैं पूछना चाहता हूं। ये तो फैसला गवर्नमेंट ने करना होता है ना, ये फैसला तो जाहिर है ये गवर्नमेंट का इस्तेमाल है। और मेरे भाई अभी डॉक्टर जट साहब जो बात कर रहे थे, वो जाहिर है खुद जट है, तो ताकत के जोर के ऊपर लेजिस्लेशन, बात यह है कि लेजिस्लेशन कौमी असेंबली में अक्सरियत की बुनियाद पे होती है, आप उसे ताकत नहीं कहते। आपके पास नंबर नहीं है, अक्सरियत आपके पास थी, डॉक्टर साहब के पास थी। जब आप मारेंगे पीटेंगे तो भाईजान ताकत की होगी ना। नहीं अर्ज करें ना, मैं तो अक्सरियत की बुनियाद पे बात कर रहा हूँ। अक्सरियत तो आपके पास है नहीं। उस वक्त एक बुलडोजर रखा हुआ था, उसका वो डीजल इंजन वाला, बस अक्सरियत थी इनके पास, हर बिल को बुलडोज किए गए, हर बिल को बुलडोज किए गए, लेकिन अक्सरियत थी। अब मैं गला नहीं करूंगा। बाकी बात आप दूसरी बात कर रहे हैं ना कि जनाब देखिए ये जो रिफॉर्म्स होती है ना, ये हर इदारे के लिए ज़रूरी है। अब बेइंतहा एहतराम है सुप्रीम कोर्ट का, और होना भी चाहिए किसी भी महज़ब माशरे में, और हम ज़ाहिर है एक महज़ब कौम है और महज़ब माशरा है, और वैसे गवर्नमेंट पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट भी मैं कहूँगा कि बेइंतहा एहतराम है। लेकिन देखें, अब मैं आपको छोटी सी एक मिसाल देता हूँ, ये मेरी बिल्कुल पर्सनल बात है जो मैं आपसे करने लगा हूँ, कि तमाम इस वक्त फेडरल सेक्रेटरीज़ वो बैठे हैं जो CSP हैं, वो CSS करके आए हैं मुख्तलिफ महकमे से। आपके मुकाबले का इम्तहान जजेस का भी होता है। मुझे बताएं पूरे पाकिस्तान की हाई कोर्ट में कितने जजेस हैं जो मुकाबले का इम्तहान पास करके आए हैं? काजी साहब मुकाबले का इम्तहान पास करके आए? कोई भी नहीं आया ना। तो सर फिर मेरा तो सवाल, मैं पर्सनल स्पेसिफिक बात नहीं कर रहा भाई साहब। अच्छा इशू ये है कि काजी साहब हाई कोर्ट्स में मे बी आई एम रॉन्ग, इफ आई एम रॉन्ग आई नीड टू बी करेक्टेड। 50% कोटा उन जजेस का है जो मुकाबले का इम्तहान पास करके आते हैं, एडिशनल सेशन जज बनते हैं, ऊपर प्रमोट होने चाहिए। वो बेचारे कोई एडिशनल पे चला जाता है, कोई सारा चले जाते हैं। सर ये वो रिफॉर्म है जिसके ऊपर आपको पीटीआई या जेयूआई आसानी से सपोर्ट कर देगी। अगर कोई ये बात करे, आप जब कहते हैं ना कि चीफ जस्टिस को 3 साल दे दें, एक्सटेंशन कर दें, दूसरे जज को हटा दें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट को इधर से ट्रांसफर कर दें, वहाँ सियासी तौर पर मुतनाज़ा हो जाता है। के अंदर बेहतरी की गुंजाइश है। अभी मैंने सेक्रेटरीज की बात की है, तो सेक्रेटरीज के ऊपर जो ग्रिप है वो सारी जो है वो DMG अफसरान की है। जो कोटा आपको मिलना चाहिए बाकी ग्रुप्स को वो नहीं मिल रहा। लेकिन अब्दुल्ला साहब आपसे सवाल करने से पहले मैं काजी फायज़ साहब, मुझे लगता है उनको प्रोग्राम की ब्रीफिंग जाती है, क्योंकि कल उन्होंने जो वज़ाती नोट भेजा उससे मुझे एहसास हुआ है कि वो या प्रोग्राम देखते हैं या उनको ब्रीफ किया जाता है। तो मैं एज ए जर्नलिस्ट तो उनको इस्तदा कर रहा हूँ कि उन्होंने कोयटा ब्लास्ट की जो रिपोर्ट लिखी उनकी बहुत इज़्ज़त में इजाफा हुआ, उन्होंने फैज़ाबाद धरने की रिपोर्ट लिखी उस पर बहुत इज़्ज़त में इजाफा हुआ। लेकिन PTI के बल्ले के निशान के ऊपर फैसला, जिसको अब उन्होंने कहा कि गलत इंप्लीमेंट किया इलेक्शन कमीशन ने, वो एक मुतनाज़ा इशू के तौर पर सामने आया। तो अब अगर एक्सटेंशन लेंगे तो एक दूसरा मुतनाज़ा चीज़ सामने आएगी, जिससे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे की वो जो तौक़ीर और इज़्ज़त और हुर्मत है वो कंप्रोमाइज़ होगी, उनको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, ये वो रिफॉर्म्स हैं कुछ होनी चाहिए पाकिस्तान में, जैसे इन्होंने तकर्री के तरीक़ाकार के कहा, मेरा अपना ख्याल है कि होनी चाहिए वो रिफॉर्म। लेकिन इस वक्त काजी साहब को एक्सटेंशन देना, एक जमात बड़ी जमात PTI वो सड़कों के ऊपर नारे मारती फिर रही है, और 65 ईयर्स की एज गुजार के उनको कहें कि 3 साल का टेन्योर कर दें ऑफिस, तो इट बिकम्स वेरी कंट्रोवर्शियल। तो इस कंट्रोवर्शियल मामले में पढ़ना हुकूमत को मजबूरी किया है इस वक्त। मैंने तो पहले आपको कहा, बहुत बड़ा तनाज़ा है ये। मैंने तो पहले कहा, इस दलदल में अगर मोहतरम है हमारे लिए काजी फैज़ साहब, हम उसको
एक उसूल परस्त की हैसियत से उनको जानते हैं और उनकी स्टेटमेंट, उनके रिमार्क्स, उनके फ़ैसले, बेशक फ़ैसलों में मुतनाज़ा फ़ैसले भी होते हैं। जैसे आपने वकला के कमीशन के हवाले से बात की और फैज़ाबाद धरना के हवाले से बात की। आपको याद है 16 अगस्त को जो वकला में ब्लास्ट हुआ बलूचिस्तान में, बहुत अच्छी रिपोर्ट थी जो बहुत अच्छी रिपोर्ट काजी फैज़ साहब की। कमीशन था, कमीशन भी काजी फैज़ साहब, एक बंदे का यक रुक नहीं था, बहुत अच्छी काजी ये जो फैज़ाबाद धरना केस में उसमें जो रिपोर्ट थी उसकी इज्जत बहुत बढ़ गई और उसी वजह से उनके खिलाफ बाद में हुकूमत ने पीटीआई की ना रेफरेंस भी फाइल किया, लेकिन बल्ले के निशान वाला फैसला बहुत मुतनाज़ा फैसला। लेकिन अगर ये इस सूरत हाल में ये मुतनाज़ा मुजवज़ा मुतनाज़ा जो तरमीम करने की कोशिश की जा रही है एक्सटेंशन की, इस सूरत हाल में अगर वो एक्सटेंशन लेते हैं तो मेरे ख़्याल में ये जिस तरह ये सूरत हाल मुतनाज़ा है, ये तरमीम मुतनाज़ा वक्त में है और ये मुतनाज़ा होगा तो इससे फ़ायदे साहब भी मुतनाज़ा हो जाएंगे, उनकी शख्सियत भी मनफी असर। सारे जजेस की उम्र की तादाद बढ़ जाए, सारे जजेस की, मैं एक सवाल आपसे कर रहा हूँ, तो इसमें कौन मुतनाज़ा होगा? मैं बात पूरी कर लूँ। मैं एक बात, अगर आप चाहते हैं कि हम इस्लाहात लेके आएँ, मैं आपको एक तजवीज़ देता हूँ। नूर आलम साहब ने अपनी ज़ाती कैपेसिटी में या पार्टी से मुशावरत करके, मुझे पता नहीं है, दोहरी शरीयत के हामिल लोग, ख्वाह वो जजेस में हो, ख्वाह वो जर्नल में हो, पॉलिटिशियन के लिए तो ये शर्त है वो पार्लियामेंट नहीं जा सकते हैं, इसमें हुकूमत हाथ बैठाए कर सकते हैं। बिल्कुल, दोहरी शरीयत के ऊपर वाज़े कानून लाना चाहिए जिसमें इब्हाम नहीं होना, कर लेना, कर सकते हैं ये स्पोर्ट। और ये फैसला कर ले कि बाहर से जो लोग आते हैं उनके पास ड्यूल नेशनल है, उसको कैबिनेट में नहीं बिठाना चाहिए, एज एडवाइज़र, एज ए मशीर नहीं बैठना चाहिए। ये फैसला करे हुकूमत कि किसी भी हाई लेवल पोस्ट पे, जैसे फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन पर आप रिटायर्ड जनरल को बिठाते हैं 2 महीने के लिए, ओहदा इंतज़ार में, कुर्सी इंतज़ार में कि साहब आ रहा है, ये फैसला करे कि ये बंद होना चाहिए ना। आप ये फैसला करें, ये क्यों नहीं करते हैं? ये फैसला ये आप हमारे साथ आए, ये फैसला ये ज्वाइन करें, फैसले मिल के करते हैं। हम तो आपको दावत देते हैं, लीडर भी आपको दावत दे रहे हैं, ये फैसला आप नहीं कर सकते, प्राइम मिनिस्टर भी आपको दावत दे रहे हैं, मैं भी आपको दावत दे रहा हूँ, आए हमारे साथ करेंगे, इनका साथ देंगे, फैसला करेंगे, मिल के करें, गवर्नमेंट ज्वाइन करें। देखिए मौजूदा हुकूमत आप इनका आईनी रिफॉर्म में साथ देंगे ना, काजी साहब को एक्सटेंशन मैं 22 ग्रेड ऑफिसर को सलूट नहीं कर सकता, आप कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता। आपके हुकूमत में आना, आपके हुकूमत की सपोर्ट करना, शामिल होना, ये ऐसा ही है जैसे मौत को दावत देना। आज मौलाना ने भी कहा काजी फैज़ी साहब के एक्सटेंशन के लिए जेयूआई वोट करेगी। ये मैंने आपको पहले कहा कि जेयूआई के सामने अभी तक मुसवदा नहीं आया, वो क्या फैसला करेगी ये तो पार्टी बैठ के फिर देखते हैं। लेकिन मेरे साथ ये राय, अगर मुझसे पूछा गया कि हफ़ीज़ अब्दुल्ला आपकी राय क्या है, मैं तो इसकी मुखालफत करें। दोबारा आपकी तरफ आ रहा हूँ, मशवरा दे रहे हैं कि आप हमारे साथ आएँ वसीदार कौमी मफाद में। आप क्या देते हैं बताएं? वो तो हम आपके कैमरे में बताएंगे क्या देते हैं। वज़ारत उज़्मा ऑफर करें, वज़ारत उज़्मा ऑफर करें मौलाना साहब को। हम एक काम करें हमारे साथ, हमारी लीडर एक काम बहुत इज्जत करती है, एक काम करें, इलेक्शन का ऐलान करें। हाँ जी बताइए, मंजूर है आपको? हम आपको कह रहे हैं कि आप हमारे साथ गवर्नमेंट में आए, आप कह रहे हैं असेंबलियाँ तोड़ें। निसार जट साहब, सियासी जमात को सियासी हिकमत अमली से भी काम लेना चाहिए। हर चीज़ का हल शायद सड़कों पे भी नहीं होता, और जलसों के ऊपर वो जिस तरीके से अली अमीन गंडापुर ने जो अल्फाज का चुनाव किया वो भी दुरुस्त नहीं था। तो सियासी हिकमत अमली आपकी क्या होगी? क्योंकि काजी साहब की एक्सटेंशन के ऊपर हुकूमत संजीदगी से काम कर रही है मालूमात के मुताबिक, और ये चीज़ आज नहीं आ सकी, कल नहीं आएगी, तो हो सकता है अगले हफ्ते आ जाए, लेकिन इसके ऊपर तकरीर पे डटे भी हुए हैं। डटाई की हद ये है। निसार जट साहब, आपकी हिकमत अमली क्या? शर्मिंदगी भी महसूस नहीं कर रहे। अच्छा चलो, तानू तो नहीं होनी शर्म, असी कर लेने आ। ये जो बात कर रहे हैं ना अपना डॉक्टर साहब के जी, डटे हुए तो बहुत होते हैं डॉक्टर साहब, ये आज डटे हुए हैं। मैं तो यही देख रहा हूं। नहीं डॉक्टर साहब प्लीज, डॉक्टर साहब भाई ये मुझे बात करने देना, इस तरह ना करें। आप बात करते हैं, मैं आपका एतराज़ करें आप करें। देखें अपना, आज जिन सहाफ़ी ने सवाल किया था ना खान साहब से कि जी अली अमीन गंडापुर साहब की स्पीच को आप सेकंड करते हैं, उन्होंने आगे से मुझे सहाफ़ी ने खुद बताया आज कि उन्होंने कहा कि जी मुझे नहीं पता कि उन्होंने क्या बात की है। तो मैंने आगे से उन्हें कहा कि आपको बाकी सब बातों का पता होता है, इस बात का क्यों नहीं पता? तो खान साहब खामोश हो गए। तो मैंने कहा कि आप सेकंड कर रहे हैं, इस बात को इंडोर्स कर रहे हैं। तो खान साहब कुछ ना बोले, तो वो खबर चल गई। तो लिहाजा ये आज सहाफ़ी
जिन्होंने बात की उन्होंने खुद बताया कि खान साहब ने ऐसा कोई उसको सेकंड या इंडोर्स नहीं किया, ठीक है। और हम अपनी सतह पे समझते हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब ने जो स्पीच की है, उनको अगर ये बात करनी थी तो उनको डिफ्रेंशिएट करके ये बात करनी चाहिए थी कि कौन सहाफ़ी करप्ट है, कौन अच्छे हैं। देखें, ये नहीं हो सकता कि सारा इदारा करप्ट है, ये नहीं हो सकता कि हम सबको तनकीद कर। थोड़ी कतलामी हो रही है आपकी जी। जस्टिस शाह साहब हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। जस्टिस शाह उस्मानी साहब, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। इस वक्त हुकूमत कोशिश कर रही है कि जॉइंट सेशन पार्लियामेंट का कॉल किया जाए और आइनी रिफॉर्म्स की जाए, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का जो ऑफिस है, बल्कि हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, उनकी भी जो मियाद है ऑफिस की, वो 3 साल टेन्योर ऑफिस कर दिया जाए। इस तरह की रिफॉर्म के हाई कोर्ट के जजेस की ट्रांसफ़र एंड पोस्टिंग की भी बात हो रही है, अपॉइंटमेंट के तरीकाकार की बदली की भी, लेकिन इनके पास अददी वो बर्तरी मौजूद नहीं है जो 2/3 के लिए दरकार होती। 224 का नंबर नहीं है। पीटीआई के बंदों को फ्लोर क्रॉस करके वोट डलवाएंगे। आपके ख्याल में ऐसी कंट्रोवर्शियल तरमीम काबिल कबूल होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? देखिए, जहाँ तक कि आइन का ताल्लुक है, आइन की में कोई अमेंडमेंट अगर चाहिए तो आपको 2/3 मेजॉरिटी लाजमी है, और वो किस तरह से आप लेते हैं वो उस पर हम नहीं जाना चाहते। हमारे मुल्क में तो हर किस्म की हरकतें होती रहती हैं और वो होंगी कि नहीं होगी, लेकिन 2/3 मेजॉरिटी लाजमी है। अगर 2/3 मेजॉरिटी वो लेके आते हैं तो फिर वो आइनी तरमीम कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते, सीधी बात है। तो अब ये जो कर रहे हैं, अगर आइनी तरमीम कर रहे हैं और अगर एज लिमिट बढ़ा रहे हैं जजेस के रिटायरमेंट की, तो ये एक ऐसी चीज़ है जो कि बार को कभी पसंद नहीं आएगी। तो जितनी बार्स हैं पाकिस्तान में, क्योंकि हमारे बार्स में आमतौर से ये कॉन्सेप्ट ये है कि जब जजेस 65 साल की उम्र में पहुंचते हैं तो वो टाइम हो गया कि उनको अब जाना चाहिए, क्योंकि अगर वो ज़्यादा देर रहते हैं तो उसके बाद प्रॉब्लम्स होते हैं। बल्कि ये चीज़ तो अब सारी दुनिया में एक्सेप्ट हो गई है। मसलन इंग्लैंड में पहले जजेस जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के, या जो अब सुप्रीम कोर्ट हो गई, सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं उनकी कोई रिटायरमेंट एज नहीं होती थी, लेकिन अब वहाँ पे भी हो गई, अमेरिका में भी हो गई। तो ये मुकर्रर ज़रूरी है, चूँकि आप जानते हैं कि जजेस का जो काम होता है वो दिमागी काम होता है, और 65 साल की उम्र के बाद फिर उनका वो काम करना और वो दिमागी उस पर जोर देना जो होना चाहिए वो ज़रा मुश्किल होता है। तो मेरे ख्याल में ये तो बड़ी सही उम्र है 65 ईयर्स। अगर इसको बढ़ाएंगे तो इससे प्रॉब्लम्स होंगे। जैसे शाह उस्मानी साहब, बहुत शुक्रिया। मैं आपकी राय का मैं खुद इसी ओपिनियन का हूँ कि 65 इनफ है, इसको एक्सटेंड नहीं करना चाहिए, ना इसकी आड़ में 3 साल देने की और कोशिश करनी चाहिए। आप माजी से उस रूल का इतलाक़ करने की बजाय इसको फ्यूचरिस्टिक कर दें कि आइंदा से ये वाला रूल होगा, और 65 लेकिन डेड लाइन होनी चाहिए, इसके आगे नहीं चलेगा। अभी एक और ख़बर ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान ने एक दरख्वास्त दायर की हुई है, और दरख्वास्त ये है कि उनको ख़तरा था, अंदेशा था कि उनका ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में चलाया जा सकता है। तो कल ये केस लगा हुआ है, कल सुबह इसकी समाअत का इम्कान मौजूद है। जस्टिस आई थिंक मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब उनका नाम चल रहा है कि शायद इसकी समाअत करेंगे। अभी मेरे पास डिटेल्स नहीं है, डिटेल्स आएंगी तो उसके ऊपर तफसील से बात करेंगे। क्लोजिंग रिमार्क्स डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, क्या इसमें इम्कान नहीं है कि आप लोग आपस में पीटीआई को इंगेज कर लें? हो सकता है बहुत सारी एक्सेप्टेबल रिफॉर्म्स हो जो हो जाए, कुछ मुतनाज़ा इशूज़ को छोड़। जी, हम तो इस इशू पे भी ज़ाहिर ये भी बात जो है अभी देखें जब सामने आती है तो पता चलेगा, ज़रूर बैठें। और मैं तो हर दफ़ा हर प्रोग्राम में शुरू से हम ये बात कर रहे हैं कि खुदा के लिए आप वो काम करें जिस काम के लिए आप इस ऐवान में मौजूद हैं। आप यहाँ ये टोपी ड्रामे करने हैं, एक दूसरे को गालियाँ देने के लिए, जलसों की हमने कहा आप आएँ करें जलसा, उसका नतीजा आपने देख लिया। मैं वो डॉक्टर साहब को शायद आवाज़ नहीं आई, मैं अली अमीन गंडापुर की बात कर रहा था कि इंतहाई शर्मनाक तकरीर के बावजूद वो उस पर डटे हुए हैं, वो कोई शर्मिंदगी नहीं महसूस कर रहे। तो इस तरह के तर्ज़ अमल से आप क्या देना चाहते हैं? फिर आप गालियाँ आप देते हैं इदारों को। वो सबसे पहले अपने गिरबान में झांके ना, हम क्या कर रहे हैं बहैसियत सियासी जमातें? क्या हम वो काम कर रहे हैं जिसके लिए कि हम ऐवान के अंदर बैठे हैं? क्या हम ऐवान के वक़ार के लिए, लोगों की खिदमत के लिए क्या आईनी पैकेज को आप पीटीआई को एंगेज कर सकते हैं? करना चाहिए जी, हम कोशिश करेंगे। मौलाना साहब को भी गुजारिश करेंगे, और पीटीआई के दोस्त अगर आएँ, और डॉक्टर निसार जट जैसे जो लोग पार्लियामान की मजबूती के लिए, निज़ाम की मजबूती के लिए, बेहतरी के लिए वो अच्छी राय रखते हैं, दावत देंगे इन्हें भी। निसार जट साहब, आपकी बात अधूरी रह गई थी, इसका जवाब आप भी दे दें। अगर एक
कंस्ट्रक्टिव किस्म की इंगेजमेंट हो सकता है मुतनाज़ा इश्यूज़ के ऊपर आप ना एग्री करें कि चीफ जस्टिस को 3 साल देने हैं तो आप इख्तलाफ करें, लेकिन कुछ चीज़ें काबिल कबूल हो सकती हैं जिस पर इतफाक़ हो सकता है। क्या ऐसी इंगेजमेंट मुमकिन है हुकूमत से? देखिए, आज जैसे पार्लियामेंट में एक तमाम जमातें सब ने कहा कि जी हमने पार्लियामेंट में रहकर पार्लियामेंटेरियंस ने अपना पार्लियामेंट के वक़ार और तक़द्दुस के लिए जो है काम करना है, तो हमने इंडोर्स किया। हमने कहा जी बिल्कुल हम पॉलिटिकल और डेमोक्रेटिक जमातें हम इसे इंडोर्स करते हैं। और दूसरी बात ये जो एज की बात कर रहे हैं उसकी मैं एक छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के एक वाइस चांसलर हैं, उन राना साहब हैं कोई, तो वो उनको ना इसी तरह एक्सटेंशन 3 साल की मिल गई। उसके बाद जितने भी सीनियर प्रोफेसर जो कि वाइस चांसलर और इनसे ज़्यादा तजर्बेकार थे, आप यकीन करें वो सारे के सारे रिटायर्ड होकर घर चले गए। जब देखें जी वो राना साहब को जी एक्सटेंशन मिली हुई है, हुकूमत पंजाब ने एक्सटेंशन दी हुई है, लिहाजा जी वो तो अपना वाइस। अगर आप इस तरह एक्सटेंशन देंगे तो आप उन लोगों का राइट सनअप करेंगे जो पीछे क्रू में है, लाइन में है, जो कि ज़्यादा एक लाइन में हाफिज अब्दुल्ला साहब टाइम खत्म हो गया। हाफिज क्लोजिंग रिमार्क्स। जी, आईनी रिफॉर्म क्या करना चाहिए? मैं तो कह रहा हूँ कि ये नहीं होना चाहिए, होना ही नहीं चाहिए, होना ही नहीं चाहिए। एक काबिल कबूल हुकूमत करे जिसके पास देखिए ना, ये आईनी तरमीम मौजूदा पार्लियामेंट को हक ही नहीं है कि वो करे। वो इसलिए हक नहीं है कि ये अवाम का हामिल मैंडेट पार्लियामेंट नहीं है, अवाम का मुंतखब पार्लियामेंट नहीं है। ये सारे अक्सरियत 47 फार्म के हामिल लोग हैं, जो असल 45 वाले वो बाहर बैठे। हाफिज़ अब्दुल्ला साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर निसार जट साहब, आप सबका बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।